तो बच्चा पढ़ रहे अपन रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेस। अभी तक जो भी अपन ने रिफ्रैक्शन में पढ़ा वो सब कुछ प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन था, चाहे वो प्रिज्म का था, चाहे अपन ने अपरेंट डिस्टेंस के बारे में बात करी, चाहे नॉर्मल शिफ्ट के बारे में बात करी। हर जगह जो सरफेस कैसी थी, प्लेन थी। अब अपन ऐसी सरफेस ले रहे हैं जो कैसी होगी बेटा, कर्व्ड। अब ध्यान देना मेरी बात पे, जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर मैं आपको एक पूरा डेरिवेशन करवा रहा हूँ और बहुत ढंग से समझना। क्या कोई भी कर्व्ड सरफेस होगी तो उस कर्व्ड सरफेस का 100% कोई ना कोई सेंटर होगा और उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। तो मैंने क्या लिखा है देखना, ये कर्व्ड सरफेस, ये सी उसका सेंटर और पोल से सेंटर का डिस्टेंस क्या हो गया, आर। अब लाइट कैसे प्रोपेगेट कर रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है जिसको मैंने लिख दिया O, यहां से लाइट प्रोपेगेट होते हुए यहां पहुंची, यहां पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। ये ब्लू डॉटेड लाइन नॉर्मल है बिकॉज नॉर्मल हमेशा अलोंग द रेडियस होती है। तो क्या यहां पे ब्लू डॉटेड लाइन हो गई, ये लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर आ गई और अंदर आकर यहां पर जाके प्रिंसिपल एक्सिस से मीट होती है। और बेटा जो दूसरी लाइट रे है वो दूसरी लाइट रे बिल्कुल ऑब्जेक्ट से बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होते हुए यहां पहुंच जाएगी। तो दो लाइट से मिलकर यहां पर क्या बन जाएगी बेटा, इमेज। मैंने दूसरी लाइट रे बनाई नहीं है पर आपको वापस समझा देता हूं। इस ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल सीधे सीधे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हुए यहां पहुंच जाएगी बेटा। अब यहां पर ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने बेटा तीन एंगल अपने मन से मार्क करें, अल्फा, बीटा और गामा। अब ध्यान देना और समझना कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा मैंने स्नेल से लगाया μ1 और μ2 यहां पर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिखूंगा, μ1 sin i μ2 sin r, ये लिख दिया। अगेन ये जो अपन डेरिवेशन इसका पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्मॉल एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब याद करो पैरेक्सल रे जैसा। तो क्या फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। क्या लिख दिया, μ1 i μ2 r। अब मैं यहां पर एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी को यूज करूं ट्राइंगल की। क्या बाहर ये एंगल i किसके अंदर वाले सम के बराबर होगा, तो एंगल i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली ये जो बीटा है ये एक्सट्रीम एंगल है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, r प्लस गामा। तो यहां लिख दिया मैंने i बराबर अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर r प्लस गामा। क्या यहां से एंगल r मैंने ढूंढ लिया, बीटा माइनस गामा। बेटा ये जो i और r की वैल्यू आई है इन दोनों को मैं उठा के यहां रख रहा हूं, इसमें रखते ही ऐसा कुछ बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहां पर मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा और थोड़ा सा क्रॉस इंटरचेंज कर दिया। तो देखो ध्यान से क्या बन गया, μ1 अल्फा μ2 गामा। बेटा μ2 गामा कहां से आया, इस साइड वाली टर्म को इधर लिया है और जो दोनों बीटा है उनको एक साइड कर दिया, वो ये हो गया μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। अब बच्चा ये सारे एंगल्स कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। अगर एंगल्स छोटे होंगे तो ये PQ बहुत छोटा सा आर्क होगा। तो आप जैसे बोले लिखते हैं tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, तो क्या थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो सोचो tan अल्फा किसके बराबर होगा, PQ अपॉन PO। तो बेटा या फिर ऐसा सोच लो या फिर दूसरा तरीका सोचने का, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या लिखा देखो मैंने, अल्फा बराबर PQ अपॉन PO। सिमिलरली गामा, क्या गामा की वैल्यू इस डायग्राम से देखो क्या हो जाएगी, गामा ये रहा PQ अपॉन PI। बीटा की वैल्यू PQ अपॉन PC, ये अपन ने लिख दिया। और इन सबको जब अपन ने लिखा तो क्या तीनों के अंदर PQ आ रहा है, ये तीनों PQ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, μ1 अपॉन PO, μ2 अपॉन PI, μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब बेटा इन PO, PI और PC को मैं वैल्यूज के फॉर्म में लिख रहा हूं, समझना कैसे। क्या PO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बेटा यहां पर साइन कन्वेंशन वही है जैसे अपन ने मिरर में सीखे थे। क्या लाइट एनर्जी, इंसिडेंट लाइट एनर्जी राइट साइड आ रही है। अगर इंसिडेंट लाइट एनर्जी राइट साइड आ रही है तो पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो कैसा होगा, नेगेटिव। ये पोल से इमेज राइट साइड है और इंसिडेंट एनर्जी भी राइट साइड आ रही है, अगर दोनों राइट साइड है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और तीसरा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड है, तो क्या आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज इंसिडेंट एनर्जी क्या आ रही है, राइट साइड। तो मैंने क्या लिखा, U नेगेटिव, V पॉजिटिव, R पॉजिटिव। और बेटा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छी तरह लिख दिया, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। और बच्चा जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वापस साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे यूज करते वक्त। इसका ना जब आप इसके अंदर वैल्यूज रखोगे तो वापस साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, मान लो कि कोई तुमसे कहता है कि ये R
जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये सरफेस कर्व्ड होगी या स्ट्रेट हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, बिकॉज कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो आर होता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है? इनफाइनाइट। अगर बेटा मैं इस आर को इन्फिनिटी रख दूंगा तो क्या ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी? अगर पूरी टर्म जीरो हो गई तो इफ आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब कैसी सरफेस हो गई? प्लेन सरफेस। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बचेगा? फॉर्मूला बचेगा यहां पर मैं लिख रहा हूं μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, और ये बन जाएगा v बाई यू इक्वल्स टू, बेटा ढंग से सोचना, μ2 बाई μ1। याद करो ऐसा फॉर्मूला कहां देखा हुआ है बेटा? ये फॉर्मूला बन गया अपेरेंट डिस्टेंस और रियल डिस्टेंस वाला। v का मतलब अपेरेंट डिस्टेंस, u का मतलब रियल डिस्टेंस, म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल। तो वो जो फॉर्मूला है वो यहां से भी ऐसे ड्राइव हो सकता है। तो देखो, क्या सारे एंगल्स छोटे कंसीडर करने? ये सरफेस कर्व्ड है। अगर सरफेस कर्व्ड है तो ये AD बाई RD म्यू फाइनल बाई इनिशियल नहीं लगेगा। ये तब लगता है जब R कैसा होता है बेटा? इन्फिनिटी। और अगर R इन्फिनिटी नहीं है तो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त साइन कन्वेंशन फॉलो करने हैं। तो बच्चा अभी जो अपन ने कर्व्ड रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखा था उसी के अंदर अब हम नेक्स्ट दो पार्ट समझ रहे हैं। फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस का मतलब समझना, इट इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा जाए कि जो लाइट उससे निकल रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है? इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। अब वो पैरेलल कब हो उसके लिए अपन कंडीशन निकाल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर होगा। वो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अपन ने फर्स्ट फोकस बोला है बेटा। तो ध्यान रखना, जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही क्या है बेटा? फर्स्ट फोकस। कहां से? पोल से। तो पोल से फोकस, ये फर्स्ट फोकस वाला पॉइंट है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये जो फोकल लेंथ वाला डिस्टेंस आया यही फर्स्ट फोकल लेंथ है। तो देखो मैंने बोला ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, रेस कैसी हो गई? पैरेलल। तो u की वैल्यू क्या हो गई? f1, और v की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी। अगर u की वैल्यू f1 हो गई, v इन्फिनिटी हो गया, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वापस वही वाला, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। एक बात ध्यान रखना, अभी अपन जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से ही एक और फॉर्मूला बना रहे हैं। जब भी आप फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाओ तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। साइन कन्वेंशन तब यूज करते हैं जब या तो अपन उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे या इनिशियली फॉर्मूला बन रहा है। तो ध्यान देना, u इक्वल्स टू f1, v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मैंने बेटा वैल्यूज यहां रख दी। क्या ये जो टर्म है u2 बाई इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगी बेटा? जीरो, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। माइनस μ1 बाई f1, μ2 माइनस μ1 बाई r। यहां से f1 कितना आया? f1 आया माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। अब इसको जब भी यूज करेंगे तब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन कितनी बार यूज होने? दो बार, एक तो फॉर्मूला बनाते वक्त और एक बार फॉर्मूले को यूज करते वक्त। तो एक बात ध्यान रखना, ये मैंने फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया है इसलिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करा। पर क्या जब अपन ने इस फॉर्मूले को बनाया था तब साइन कन्वेंशन एक बार यूज कर चुके थे। तो अब जब भी मैं इनको वैल्यूज में पुट करूंगा, इनके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा, तब मैं साइन कन्वेंशन वापस यूज करूंगा। तो बेटा ये आ गया मेरा फर्स्ट फोकस, f1 इक्वल्स टू माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1। सेकंड फोकस, इट इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज गेट फोकस्ड। इसका ना जो रेज पैरेलल आ रही है वो कहां जाके मीट कर रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? सेकंड फोकस। आसान भाषा में इमेज डिस्टेंस कहां से? पोल से। बेटा ये पोल होगा, इस पोल से इमेज कहां बनी? ये इमेज वाला पॉइंट ही क्या है? सेकंड फोकस। तो क्या लिख दिया? f2। तो क्या लिखा? u इन्फिनिटी, बिकॉज रेस कैसे आ रही है? पैरेलल। इमेज कहां बनी? f2 पर। तो क्या लिख दिया? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 बाई r। तो क्या इस v की वैल्यू f2 हो गई और u की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, μ2 माइनस μ1 बाई r। यहां से f2 कितना आया? μ2r अपॉन μ2 माइनस μ1। अब बच्चा एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस पूछ लिया गया तो आप ये फॉर्मूलेज याद रखोगे, ये समझदारी नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट याद रखोगे कि फर्स्ट फोकस का मतलब ऑब्जेक्ट कहां हो ताकि इमेज इन्फिनिटी बन जाए। सेकंड फोकस का मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज कहां बने वो पॉइंट क्या है? सेकंड फोकस। और बस अपना बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेने का है। अब अगर बेटा इसके अंदर एक और चीज पूछी गई कि बताओ दोनों फोकस का रेशियो क्या होगा, तो अगर मैं कहता हूं f1 और f2 का रेशियो निकालना है, ये f1
और ये वाला F2, इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। तो बताओ F1 और F2 का रेशियो क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस μ1 बाय μ2। तो आपसे ये भी चीज पूछ सकते हैं, पर ध्यान रखना, बात ध्यान रखने की, इमेज का बन रही है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी बन गई तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो फर्स्ट फोकस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज जहां बन रही है वो क्या है? सेकंड फोकस। हाँ बच्चा, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन कर्व सरफेस के ऊपर। देखो क्वेश्चन पढ़ना। अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर सेपरेट्स ग्लास फ्रॉम एयर। If a point object is placed in air at 15 सेंटीमीटर from interface, then find position and nature of image. अब कैसे सरफेस बोली बेटा? कॉन्वेक्स। अब ढंग से देखना कैसे, क्या डायग्राम गिवन नहीं है, पर अपने को डायग्राम खुद को सोचना है। मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ कि कॉन्वेक्स सरफेस है ऐसी, इस सरफेस पर इसका रेडियस कितना है बेटा? 30 सेंटीमीटर। साथ के साथ एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है एयर में वो 15 सेंटीमीटर दूर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। देन फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब बेटा एक कॉन्वेक्स सरफेस में क्या है बेटा? ग्लास। तो ग्लास है तो इसका जो म्यू है अपने को दे रखा है 3/2, और बाहर कौन है बेटा? एयर। एयर का म्यू कितना हो गया? 1। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता है कि कौन μ2 है कौन μ1 है। तो जैसे अपन ने AD/RD में करा था, जिस मीडियम में रे जाएगी वो μ2, जहां से आ रही है वो μ1। μ2 और μ1 कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज से डिफाइन मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट रे से डिफाइन हुआ कि लाइट रे जिस मीडियम में जाएगी वो μ2, जहां से आ रही है वो μ1। तो देखो क्या लाइट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, तो लाइट यहां से स्टार्ट होके इधर जाएगी इस राइट साइड में। तो बेटा μ2 कौन? 3/2। μ1 कौन? 1। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना बेटा? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला हो गया तो सबसे पहले लाइट किस में जा रही है? 3/2 में जा रही है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज क्या रख रहा हूँ? 3/2। v आपको बेटा ढूंढना है, तो 3/2v। u क्या बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। पोल कहां पर बच्चा? यहां पर पोल। अगर पोल यहां पर, तो लाइट कहां आ रही है? राइट साइड। पोल से ऑब्जेक्ट कहां है? लेफ्ट साइड। क्या डायरेक्शन अपोजिट है? तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो क्या लिखूंगा? -1/-15। बेटा 1 क्यों लिखा? μ1 की वैल्यू क्या होगी? 1, जहां से लाइट आ रही है, स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट μ2 माइनस μ1/r। बेटा μ2 माइनस μ1/r, μ2 मतलब 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? हाफ। 3/2 माइनस 1 क्या होता है? हाफ। लिख देता हूं पूरा, कितना है? 3/2 माइनस 1/r। बेटा r पहचानना, ये r क्या होगा? क्या इस सरफेस का सेंटर किधर है? बताओ। इस सरफेस का सेंटर राइट साइड है, इसका मतलब पोल से सेंटर राइट साइड है, और लाइट भी राइट साइड आ रही है, इसका मतलब कैसे लेंगे? पॉजिटिव। तो क्या आएगा बेटा? +30। ये आ गया 30। अगर 30 आ गया, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं 3/2v प्लस 1/15 बराबर 1/60। अब 1/60 हो गया, क्या ये 1/15 राइट साइड जाएगा? राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस होने के बाद आंसर क्या बचेगा वो लिख देता है। 3/2v इक्वल्स टू, अब ये जब इधर गया तो आंसर आया -3/60। तो बेटा यहां से v क्या बन गया? यहां से v आ गया v बराबर -30 सेंटीमीटर। अगर बच्चा v बराबर -30 सेंटीमीटर है तो ये आपका आंसर है। पर बेटा मैंने दो चीजें पूछी है, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब पोजीशन तो -30 है, माइनस का मतलब क्या समझते हो? क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में? इसका मतलब इंसिडेंट रे कहां है? राइट साइड। और इमेज कहां बनी है? माइनस मतलब पोल से अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इमेज इस एक्सिस पे यहां कहीं होगी, और कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर दूर पोल से। अब सोचो एक बात, एनर्जी का फ्लो किधर है? क्या एनर्जी का फ्लो राइट साइड है? वो एनर्जी इस ग्लास के अंदर एंटर करके राइट साइड चल जाएगी। तो बताओ इस साइड कोई एनर्जी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बिकॉज एनर्जी का फ्लो कहाँ है? राइट साइड। इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल। इसका मतलब ये इमेज कैसी बनी बच्चा? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब अपोजिट टू द एनर्जी फ्लो, जहां पर एनर्जी नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब अपन मिरर्स की बात करते हैं, मिरर के अंदर लाइट टकरा के वापस आ जाती है, इसलिए वहां पर जब भी v नेगेटिव आता था मिरर में तो अपन उसको रियल लिखते थे।
पर जब भी अपन लेंस या कर्व सरफेस की बात करेंगे वहां पर अगर v पॉजिटिव आएगा तब उसको रियल लिखा जाएगा। वापस बोल रहा हूं, मिरर में v नेगेटिव रियल, लेंस या कर्व सरफेस में v पॉजिटिव तो रियल, वहां पर मिरर में v पॉजिटिव वर्चुअल, यहां पर कर्व सरफेस या लेंस में v नेगेटिव का मतलब वर्चुअल। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन पॉज करो और अपने आप सॉल्व करना। अब बच्चा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब वापस ढंग से सारी चीज लिखनी है, ढंग से देखना ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट ये रहा। क्या ऑब्जेक्ट से लाइट अंदर से बाहर आएगी, इसका मतलब लाइट का फ्लो इधर होगा। अगर लाइट का फ्लो इधर है तो ये अपना कौन आ गया बेटा, पोल। क्या पोल से ऑब्जेक्ट राइट साइड है, इसका मतलब u की वैल्यू -5 बिकॉज एनर्जी राइट साइड इधर आ रही है लेफ्ट, और पोल से ऑब्जेक्ट राइट साइड है। r की वैल्यू -20, कैसे, इस कर्व सरफेस का सेंटर कहाँ है, राइट साइड, और जो एनर्जी है वो कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट μ2 किस में लाइट जाएगी, 1, μ1 3/2। तो अब ये सारी वैल्यूज पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूं, v। तो क्या लिख दूंगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। 1/v प्लस 3/10 कितना हो जाएगा बच्चा, -12, नीचे माइनस माइनस कैंसिल, 1/40। तो यहां से जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास v आ जाएगा, v बराबर 40 अब सोचे देखो कितना हो जाएगा, 11। तो आपका जो आंसर आया v बराबर 40/11 सेंटीमीटर। अब ये जो आंसर है, वापस एक और चीज चेक करनी है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर तुम ढंग से देखो तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 12/40, उधर ले जाओ क्या आंसर आएगा, -40/11। इसका इतना सा मतलब है कि वापस जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल है रियल। भाई एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, इसका मतलब क्या बन गया, वर्चुअल। इसका मतलब यहाँ पर भी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। और फिर भी मैं आपके लिए पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, 1/v 1/40, क्या इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12/40, क्या यहाँ से आया -11/40, और उसको क्या कर दिया बेटा मैंने, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया क्या गया, -40/11 सेंटीमीटर। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्वेश्चन का टाइप वही है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ। एक बार आप स्क्रीन पॉज करो और दोनों ही क्वेश्चन को आप ट्राई करो और चेक करो कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ठीक है बेटा, अब मैं सोल्यूशन चालू कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर, क्या लाइट यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ जाएगी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखना फटाफट से, μ2 बराबर 3/2, कहाँ से आई बेटा, 1 से, u कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -40, क्यों -40। अब इस बार बेटा अपने आप आपको सोचना चाहिए ये बात, क्या ऑब्जेक्ट से लाइट रे सरफेस की तरफ आएगी, इंसिडेंट एनर्जी कहाँ जी है, राइट साइड आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट कहाँ पर, लेफ्ट साइड। अगर इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो कैसा आएगा, -40। इस कर्व का सेंटर किधर, राइट साइड, तो क्या एनर्जी भी राइट साइड आ रही है, दोनों राइट साइड है, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो r की वैल्यू कैसी होगी बेटा, +10। अब बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये क्या बन गया बेटा, सॉल्व करने पे 1/20, इस 1/40 को उधर भेज देते हैं, तो 3/2v 1/20 माइनस 1/40, क्या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/40। तो v कितना आ गया, +60 सेंटीमीटर। इस बार आंसर कैसा आया बच्चा, पॉजिटिव आया। अगर आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या समझते हो, इसका इतना सा मतलब है कि जो भी इमेज बनी है वो एनर्जी की डायरेक्शन बनी है। क्या एनर्जी यहां से राइट साइड आ रही है, और पोल से जो इमेज बनी वो भी क्या बनी है, राइट साइड बनी है। इसका मतलब वो एक्चुअल एनर्जी से बनी होगी, क्योंकि वो एनर्जी के डायरेक्शन में ही बनी है। तो इसका मतलब कौन सी इमेज होगी बच्चा, रियल। और अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि यहाँ पर अगर v पॉजिटिव आता है मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट से आंखों में जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट से आंखों में जाएगी तो μ2 की वैल्यू 1, μ1 की वैल्यू 3/2, u की वैल्यू, सोचो लाइट कहाँ जा रही है बच्चा, ऊपर। बेटा जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है पोल वही का लेंगे, तो ये पोल, क्या पोल से ऑब्जेक्ट नीचे है
और लाइट कहाँ जा रही है? ऊपर। इसका यू की वैल्यू -4। सिमिलरली आर की वैल्यू -10। क्यों -10? सोचो, लाइट कहाँ जा रही है बच्चा? ऊपर, और इस कर्व का सेंटर कहाँ है? नीचे। तो आर कितना हो जाएगा? -10। तो क्या लिखूंगा? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो क्या 1/v प्लस 3/8 इक्वल्स टू, क्या यहां से 1/20 आ जाएगा? इसको तो भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 3/8। बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/v, एलसीएम 40 ले लिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 माइनस 15। तो क्या v आया -40/13। ये आपका आंसर, जो अप्रोक्स -3 के बराबर है। -3 के बराबर, इसका मतलब क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना, वो एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। एनर्जी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो पोल से इमेज कहाँ बन रही है? नीचे, बिकॉज माइनस है। तो कैसी इमेज है? वर्चुअल। और कहाँ बन रही है बेटा? यहाँ से 3 नीचे, मतलब इस जगह कहीं बन रही होगी। तो यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। तो बेटा कभी आपने ऑब्जर्व कराओ तो जो भी, अगर घर के जो अपने छोटे से एक्वेरियम्स होते हैं, अगर आप उसको कर्व शेप का लोगे तो मछली कहीं रखोगे बीच में, तो मछली जो होगी वो मछली आपको हल्की सी नजदीक समझ में आएगी और नजदीक दिखाई देगी। क्यों बेटा? बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज का बन रही है थोड़ा सा पास में। इसलिए अपन जो घर पे एक्वेरियम जनरली यूज करते हैं वो एक पॉट में यूज करते हैं। उस पॉट के कारण वो जो फिश है वो थोड़ी सी पास नजर आती है। हाँ, तो बच्चा आप देख रहे हैं फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अब इसके अंदर क्या समझते हैं? देखो कि जो लाइट आ रही है वो पैरेलली आ रही है। इसका ना ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। और दूसरी बात, ये पूरा मैंने स्फीयर कंसीडर करा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r। अंदर का म्यू 1.5, बाहर का म्यू 1.25, इधर का बाहर का म्यू है 1.25। तो बताओ रिफ्रैक्शन कितनी बार होंगे? रिफ्रैक्शन 2 बार होंगे। एक बार लाइट बाहर से अंदर आएगी, फिर अंदर से और बाहर जाएगी। तो इसका मतलब क्या? पहले रिफ्रैक्शन की जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इसके लिए इंसिडेंट रे होगी। इसका मतलब पहले वाले की इमेज क्या दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और जो दूसरे वाले की फाइनल इमेज बनेगी वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। अब उसी चीज को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन की। क्या फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। और r भी कैसा होगा? प्लस r, बिकॉज अभी अपन यहां रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसका पोल, इसके पोल से सेंटर किधर? राइट साइड। और क्या लाइट भी राइट साइड जा रही है? तो ये हो जाएगा 1.5/v माइनस 1.25/infinity, 1.5 माइनस 1.25/r। तो 1.5/v, यहां से क्या बच गया? 0.25/r। तो v कितना आ गया? +6r। तो बच्चा v आ गया +6r। अब इसकी बात को समझना, देखो डायग्राम बहुत ढंग से समझना कि क्या जैसे ही लाइट यहां पर जाएगी तो ये पहला रिफ्रैक्शन इन दोनों लाइट रे को क्या कहता है कि भाई तुम दोनों जाके 6r पे जाके मिलो। तो बच्चा ये दोनों लाइट रे 6r के लिए निकल चुकी है, पर रास्ते में क्या सरफेस ही खत्म हो गई? तो बताओ ये आगे ट्रेवल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इसी पाथ पे तो नहीं कर पाएगी, बिकॉज इनका वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये सरफेस खत्म नहीं होती ना, तो ये जो लाइट है ये 100% 6r पे जाके मिलती। पर क्योंकि बीच में ही सरफेस खत्म हो गई तो वापस इनका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो ये थोड़ी सी आपस क्या होंगी? बैंड हो जाएंगी। तो अब सोचो कि इस सरफेस के बारे में क्या हुआ। तो अब मैं इस सरफेस को आपको समझाने के लिए एक बार बस ऐसे बना रहा हूं। तो क्या सरफेस अब इधर वाली ऐसी, ये दोनों लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे यहां पर जा रही है। अगर मैं पूछूंगा इस सरफेस से कितने डिस्टेंस है ये, तो आप क्या बोलोगे? 4r। बताओ क्यों 4r? क्या इसका पूरा डायामीटर 2r का होगा? उस 2r को अपन 6r से माइनस करें तो क्या बचेगा? 4r। अगर 4r बच रहा है तो मैं बोल रहा हूं इस सरफेस के लिए ये दोनों इंसिडेंट रे, क्या ये दोनों इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पहले तो कभी नहीं हुआ, पर क्या इनका इंटरसेक्शन आगे एक्सटेंड करने पे हो रहा है? मतलब इस सरफेस के लिए ये क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज एनर्जी यहां पहुंची तो नहीं है बट टारगेट यहीं का था। इसका लिए इसका क्या काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि लाइट यहां पहुंच चुकी है, बिल्कुल नहीं पहुंची। लाइट तो अभी यहीं पर ही है। अब अपने को देखना है कि लाइट यहां से कितना बेंड होगी, वो अपने को निकालना है।
तो लाइट अब कहां से कहां जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो μ2 होगा वो बाहर वाला होगा 1.25, μ1 क्या होगा 1.5। तो 1.25 और 1.5 को कंसीडर करके अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर मैं इसी बात को वापस समझाता हूं। ये देखना, क्या इस सरफेस की बात करूं, सेकंड सरफेस की, तो सेकंड सरफेस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ2, μ2 होगा 1.25, इस पर लाइट जाएगी। μ1 1.5। नेक्स्ट इसका सेंटर यहां है। अब इस पोल की बात करेंगे बेटा अपन, क्यों, सरफेस, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो पोल ये वाला लेंगे। क्या पोल से सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज लाइट तो राइट साइड आ रही है, तो आर की वैल्यू -r और u +4r, y +4r, बिकॉज क्या ये डिस्टेंस 4r है और एनर्जी का रही है राइट साइड आ रही है, और पोल से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो भी कहां है 4r। तो क्या ये पहले वाले की तो इमेज थी, पर ये दूसरे वाले के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो यहां लिख भी देता हूं, I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। और कैसा ऑब्जेक्ट, उसकी बात कर रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अब वैल्यूज पुट करो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, 1.25/v यहां बन गया 1.5/4r, और यहां क्या बच गया 0.25। क्या 0.25 को 1/4r लिख सकता हूं, तो 1/4r। इसको तो भेज दिया 1.25/v 2.5/4r। यहां से अपना आंसर क्या आएगा, v बराबर 2r, और पॉजिटिव में। इसका मतलब ये जो दोनों लाइट रे आ रही है रेड वाली, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन 2r पे जाके ही मिल जाएगी, बिकॉज इनका रिफ्रैक्शन का बेंडिंग हो जाएगी। तो कितना डिस्टेंस हो गया 2r, तो 2r हो गया, तो ये क्या बन गई बेटा फाइनल इमेज, कौन I2। तो ये फाइनल इमेज I2 कितनी दूर है सेंटर से, तो सेंटर से 2r + r, तो फाइनल इमेज इज 3r अवे फ्रॉम सेंटर। ये अपना आंसर होगा। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical surface of radius r separates air from glass such that center of curvature is in glass. A point object O is placed in air whose real image I is formed in glass. The line OI cuts the surface such that OP equals to IO, OP equals to IP, then find object distance from pole. बेटा ध्यान रखना OP equals to IP। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये डायग्राम अपन को खुद को बनाना है। ये P क्या है बच्चा, पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एयर में, यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है बेटा, ग्लास के अंदर। अगर बोला है OP इक्वल्स टू IP, तो मैंने मान लिया ये x है और ये भी x है, दोनों x और x हो गए। तो मुझे ढूंढना है देन फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना होगा, कुल मिला के x ही ढूंढना है अपने को। ग्लास का म्यू कितना है 3/2, एयर का म्यू कितना है 1। अब सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो μ2 लाइट कहां से कहां जाएगी, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ, तो μ2 कितना हो गया 3/2। μ1 कितना हो गया 1। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है r, तो r हो गया, तो रेडियस कितना हो गया +r क्यों, इस सरफेस का सेंटर कहां होगा, राइट साइड। u, क्या u की वैल्यू -x और v की वैल्यू +x, क्यों बच्चा, इस ऑब्जेक्ट से, इस पोल से ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड, पोल से इमेज है राइट साइड। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो क्या लिखूंगा, μ2/v 3/2x माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो नीचे कितना जाएगा 2x, ऊपर कितना बन जाएगा 5 बराबर 1/2r। x कितना जाएगा बच्चा 5r। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट पोल से 5r दूर रखा होगा, तब जाके ही ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से और इमेज का डिस्टेंस है पोल से वो बराबर आएगा।